हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्पेशल स्टैटिक जीके सीरीज का आज पार्ट 6 को कवर कराने वाला हूं और इसमें जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 22 सितंबर वाला पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। इसके क्वेश्चन पार्ट 5 में भी डिस्कस किया गया था। तो आज जेएसएससी सीजीएल का जो 21 सितंबर और 22 सितंबर का पेपर हुआ था कंप्लीट कवर हो जाएगा इस पार्ट के साथ। आगे जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में वह जेपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कनेक्ट जरूर रहिएगा। झारखंड के सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, यूज मिल जाएगा और भी फ्रूटफुल चीजें एग्जाम के लिए आपको वहां पे शेयर किया जाता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बट कुछ यहाँ पे जिस्ट देता हूं कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जैसे कि 1909 पढ़े होंगे, 1919 पढ़े होंगे, 1935, तो कुछ इसके बारे में क्वेश्चन आया था तो डिस्कस किया जाएगा। ओलंपिक का भी हिस्ट्री कुछ डिस्कस करूंगा और भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस किया जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यहाँ पे आप लोग 5 छल्ला देख रहे होंगे, ओलंपिक के बारे में है यहाँ पे, जिसको खेलों का महाकुंभ कहते हैं। तो 5 छल्ले यानी कि रिंग्स देखने को मिल रहा है। ये जो 5 छल्ले हैं किसी न किसी कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि किस कलर का जो रिंग है वह किस कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, लेट्स गेट अप। सारा का पीडीएफ पार्ट 5 तक प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं पहले ही डिस्कस इसको कर दूंगा कि झारखंड के पहले स्पीकर कौन थे, ठीक है, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे झारखंड के। तो उनका नाम है इंदर सिंह नामधारी। तो इंदर सिंह नामधारी 3 बार जो है बने थे, ये भी याद रखिएगा। तो सर्वाधिक बार पूछेगा कि कौन जो है झारखंड के स्पीकर बने हैं, तो इंदर सिंह नामधारी आप लोग टिक लगाइएगा। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर का चुनाव होने से पहले प्रोटेम स्पीकर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो थे विश्वेश्वर खां, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एडवोकेट जनरल के बारे में कि स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, ये हाईएस्ट जो है बोलिए आप लोग, जो लॉ ऑफिसर होता है किसी स्टेट का, वो एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल 165 के तहत गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। विठल स्वामी टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया था, किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड विष्णु को। हम्पी कर्नाटक में जो है इसका लोकेशन है। तुंगभद्रा रिवर पूछा गया था आपसे, आपको बताया था तुंगभद्रा रिवर के किनारे जो है विजयनगर एम्पायर जो है फ्लोरिस्ट हुआ था। तो ये जो रिवर है वह कृष्णा रिवर का सहायक है। साथ ही साथ मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, ये सब रिवर जो है कृष्णा रिवर के ही ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है और यह ड्रेन कहाँ पे होता है, जरा देखिएगा एक बार, याद है या फिर भूल गए, जाकर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नागलपुरम सिटी पूछा गया था। नागलपुरम जो सिटी था वो बसाया गया था विजयनगर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय, ओके, इनके द्वारा। तो ये जो नागलपुरम सिटी था उनकी माता का नाम था नागला देवी, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। हुआ क्या था, लास्ट टाइम यहाँ पे सांची ना यूपी लिखा गया था, उसको ठीक किया गया था पीपीटी में, बट वह जैसे सेव नहीं हुआ था, जिसके चलते जैसे पिछला जो पीडीएफ मिला होगा आपको उसमें यह यूपी ही लिखा हुआ आया होगा। अब देखिए लेक्चर ये जैसे इतना लेट आने का ये भी रीजन है कि थोड़ा सा ना कुछ सिस्टमेटिक एरर आ रहा था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसके चलते जो है बहुत सारी चीजें सेव ही नहीं हो रहा था। तो फिर सिस्टम को सारा अपडेट किया गया, तब जाकर चीजें जैसे ठीक हुआ। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सांची जो है यूपी में नहीं एमपी में है, सारनाथ जो है यूपी में है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था, यानी कि ऑल इंडिया स्ट्रगल बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी कब किए थे, ये क्वेश्चन है। लोक सुरक्षा विधेयक, इसको आप लोग जानते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल, रॉलेट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर व्यापार विवाद अधिनियम जिसको द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बोला जाता है। तो कौन था, तो आप लोग सबसे पहले तो पढ़े होंगे कि जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौटकर आए थे। उसके बाद जो है 1917 में जो है इनका पहला जो है सत्याग्रह चला था चंपारण बिहार में, ठीक है, राजकुमार शुक्ल इनको पत्र लिखकर बुलाए थे। तो पढ़े होंगे नील खेती वाला, लेकिन यह ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑल इंडिया लेवल पर जो है संघर्ष का कब नेतृत्व किए थे, तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो कि 1990 का है, उसका नेतृत्व पहली बार जो है इनके द्वारा किया गया था। चलिए कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक सेफ्टी बिल है जो कि 1928 में आया था। एनडीए में इसे क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताऊंगा कौन सा पूछा गया था। सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए। ये जो है बिल पास किया गया था किसके लिए, कर्व करने के लिए जो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट जो एक्टिविटीज है उस पर रोक लगाने के लिए, जिसमें क्या होता था कि ब्रिटिश जो है अरेस्ट कर सकता था किसी भी सस्पेक्ट को, ठीक है, कि बिना ट्रायल के जैसे अरेस्ट किया जा सकता था, ये इसका पर्पस था। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो जो है इसको क्या बोले थे, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसको क्या बोले थे, और डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म,
नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति जो भावना है, हम लोग का प्रेम है, उसको हम लोग देश प्रेम बोलते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद बोल सकते हैं, देश के प्रति प्रेम जो होता है उसी को राष्ट्रवाद बोला जाता है। तो ये तो हो गया अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म ऑन एनआईसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड एज द स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1। ठीक है, तो ये बिल था ना, तो बिल जो है इसको बोला जाता है कि पहला बिल है जो कि इंडिया का स्लेवरी है, तो ऐसा बोला गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और इसी पॉइंट को लेकर जो है इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अपोजिंग दिस बिल, इस बिल का जो है विरोध करते हुए जो भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, वो जो है असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंके थे। ओके, 8 अप्रैल 1929 को, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जैसे बाद में उनको जो है फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ओके, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के काल में। रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1999 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट जो है आया मार्च 1999 में। उसके बाद एक्ट क्या था, एक्ट जो है अंग्रेजों को ऐसा पावर देता था कि आप लोग किसी भी सस्पेक्ट जो है अरेस्ट कर सकते थे बिना ट्रायल के, और पनिश कर सकते थे। ठीक है, कोई पोलिटिकल लीडर को, और 2 साल तक उसको कैद भी रखा जा सकता था। और उसके बाद जो है आपको कोई भी पब्लिक जो सेरेमनीज है या फिर गैदरिंग है, उस पर भी जो है रोक लगा दिया गया था इस एक्ट के तहत। ओके, महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल विच बिगेन ऑन 6 अप्रैल 1990। तो पहली बार जो है ऑल इंडिया स्ट्रगल शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि रॉलेट एक्ट का ही था, और ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। बाकी इससे रिलेटेड आपको पता होगा जलियांवाला बाग जो मैसेकर है, हत्याकांड इसको बोलते हैं, या फिर जलियांवाला बाग संहार बोलते हैं, तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। ये डेट काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह का जो डेट आपको पास दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखें होंगे। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, और कौन था उस समय, तो जो जनरल डायर था वही जैसे गोली चलाने का आदेश दिया था। तो पीपल वहां पे गेदर हुए थे अपोज करने के लिए, जो 2 पर्सन थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन्हीं का जो है जो रॉलेट एक्ट था उसी के तहत इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं को जो है गिरफ्तारी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। शांति प्रदर्शन था, कोई उग्र नहीं था, फिर भी जो है जनरल डायर के द्वारा जो है वहां पे अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया। और मेन देखिए जो जलियांवाला बाग था उसमें इतना ज्यादा जो है मृत्यु हुआ, उसका रीजन ये था, उसमें देखिएगा तो एंट्री गेट और जो एग्जिट गेट था वह सेम था, जिसके चलते भगदड़ मच गया और इतना जो है लोगों का जान चला गया। और ये था अमृतसर में, बैसाखी के दिन हुआ था अमृतसर में। डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1990, जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, चलिए अब कुछ और देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का कुछ प्रोविजन। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी इसको बोला जाता है ना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। उस समय चेम्सफोर्ड जो है गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, वायसराय बोलेंगे, क्योंकि 1858 से गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया था, और मोंटेग्यू उस समय सेक्रेटरी थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका की फीचर्स क्या था, तो ये एक्ट अलाउ करता था टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो इंडियन थे, इंडियन लिखा गया, जो भारतीय लोग थे, उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था इस एक्ट के तहत। मतलब पहले अंग्रेजों का इतना बदतमीजी चलता था कि हम लोग को तो कुछ समझते ही नहीं था। ठीक है, मेरा ही खाते थे, मेरा ही घर में रहते थे, और हम कोई जो है सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखते थे। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म समझते हैं ना, और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो बाइकैमरलिज्म का और डायरेक्ट इलेक्शन भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इसी के द्वारा। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिक्स क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं मुस्लिम वर्ड आपको नहीं दिख रहा है। सिक्स के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया गया था। ठीक है, याद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, रहेगा। और क्या प्रोविजन था, तो एक पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया था, जो कि आपको पता होगा बाद में 1926 में जाकर यूपीएससी का गठन किया गया था। ओके, यूपीएससी में देखिएगा तो 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, आईएएस और आईपीएस। तो पहली जैसे महिला आईएएस कौन थी और पहली महिला आईपीएस कौन थी, ये क्वेश्चन जरा बताइएगा। आईपीएस सबको याद होगा, किरण बेदी। आईएएस कौन थी, जरा ये बताइए, एक क्वेश्चन बताइए। सेपरेट सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट। तो जो प्रोविंशियल बजट होता था उसको सेंट्रल बजट से जो है अलग किया गया। ठीक है, एक किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। आउट ऑफ द 6 मेंबर्स इन वायसराय एजुकेटिव काउंसिल, तो जो 6 मेंबर होते थे वायसराय के एजुकेटिव काउंसिल में, उसमें से 3 जो है यानी कि 50% बोलिए तो इंडियन का जो है पार्टिसिपेशन तय किया गया इस एक्ट के तहत। अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज का स्थापना किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। लंदन में हाई कमिश्नर किया गया। और अभी भी देखिएगा तो जो जितना भी ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन या फिर उसके ब्रिटेन में या जो भी कंट्री जो कि ब्रिटेन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, उस वहां पे हम लोग का जो एम्बेसी होता है उसको हम लोग हाई कमिश्नर ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी के लिए हम लोग एम्बेसडर यूज करते हैं, ध्यान रख सकते हैं।
ये सब कुछ प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। नेक्स्ट आता है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। डेट याद रखिएगा, ये क्या था, ये रिप्लेस किया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को। ठीक है, इस पर थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी कि जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1990 का, उसको रिप्लेस कर दिया गया था, नया इंडस्ट्रियल एक्ट आया था 1947 का। तो ये सब कुछ प्रोविजन हो गया, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट था, इसके बारे में याद रखिएगा। पहला आंदोलन था इनका 1917 का। ओके, चलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड जैसे मैं झारखंड में कभी आपको बोलता हूं तो 3 पर्सन के बारे में हमेशा से बोलता हूं। एक तो है बिरसा मुंडा जी, फिर है महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी। तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, उस तरह से अगर सेंट्रल लेवल पे जाइएगा तो महात्मा गांधी हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के आता है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले तो 1910 में लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। भारत में बताया था कि 9 जनवरी 1915 को यह जो है लौट कर आए थे, और 9 जनवरी को हम लोग भारतीय जो है प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। उसका चंपारण मूवमेंट को लीड किया गया 1917 में, जैसे कि मैं बताया था बिहार वाले रीजन में। खेड़ा मूवमेंट लीड किया गया 1918 में। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया 1920 में। चौराचौरी जो आपको पता होगा इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को, जिसमें आपको बताया था कि 22 पुलिसकर्मी की हत्या कर दिया गया था। इसके चलते इसके बाद में जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको ऐसे वापस ले लिया गया था। ये कुछ इंसिडेंट था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगाम कर्नाटका में। ओके, 1924 में। उसके बाद सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट शुरू किया गया, जिसको साल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। मतलब इसी के साथ जैसे स्टार्ट हुआ था, जो साल्ट मार्च या फिर इसको बोलिए कि नमक सत्याग्रह था। ओके, वो जैसे इसी के साथ शुरू हुआ था। गांधी रूल समझौता हुआ था 1931 में, इसको याद रख सकते हैं। लॉर्ड इरविन उस समय देखिए बार आता है वाइस रहे थे, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। ठीक है, 1931 में। देखिए यहाँ पे 31 होगा, 1930 था, डेट याद रखिएगा, 30, 31 और 32। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ओके, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आजकल काफी ज्यादा चल भी रहा है। तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जैसे अटेंड किए थे, ध्यान रखिएगा कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब ये सेकेंड राउंड टेबल जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे महात्मा गांधी। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, आपको पहले बताया था। अगस्त मूवमेंट, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, 8 से 9 अगस्त को शुरू किया गया था 1942 में। और शुरुआत कहां से हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से। लॉर्ड लिनलिथगो उसमें गवर्नर वाइस रहे थे। कुछ पत्र पत्रिका इनके द्वारा देख लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन है 1903 का, यंग इंडिया है 1919 का, नवजीवन है 1929 का, और हरिजन है 1933 का। तो ये सब कुछ पत्र पत्रिकाएं इनके द्वारा लिखित है। ठीक है, या फिर शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया था, लिखित नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करने का फायदा यही होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डिस्कस किया, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट बात किया ना, सिक्स के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए बात किया था ना। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपसे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आंसर तो आपको मिल चुका होगा। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था वह जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करता था। किसके बारे में, जो ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, ये सब के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्स के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। अब देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जिसको पॉपुलरली आप लोग चार्टर्ड एक्ट भी बोलते हैं, 1861 जो था वो लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया था। इसकी कुछ प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिएगा, अलाउ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। तो ये जो काउंसिल होता था ब्रिटिश लोग का, तो उसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में जैसे मान्यता दिया गया था। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर था, लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी था उसको जो है उसका दिया गया, जो कि रिपील किया गया था। जो चार्टर्ड एक्ट था ना 1833 का, उसके तहत जो लेजिस्लेटिव पावर था बॉम्बे और जो मद्रास का, बॉम्बे और जो मद्रास था उसके लेजिस्लेटिव पावर को कर किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा, जिसको रिस्टोर किया गया था, यानी कि फिर से पावर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1861 में। तो याद रखिएगा। ओके, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देख लीजिएगा, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसका बहुत बड़ा प्रोविजन है। क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है कि जो मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो किसके तहत बात किया गया था, तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है, जो मुस्लिम वाला था वो पहले आएगा 1919। तो मुस्लिम के लिए अगर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लगाइएगा। लेकिन अगर सिख्स है, ओके, यानी कि जो सिख है, ईसाई है, ओके, एंग्लो इंडियंस है, यूरोपियंस है, तो वो सब आएगा। तो आप लोग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लगाइएगा। क्लियर है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया जा रहा था तो लायन शेयर देखिएगा तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है से लिया गया था इसी से। तो बहुत बड़ा प्रोविजन, मतलब बोलिए कि बहुत ही ज्यादा प्रोविजन जो है से लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है मतलब ज्यादा प्रोविजन किससे लिया गया, किस एक्ट से लिया गया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है। ये जैसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, अभी भी फेडरलिज्म का ढांचा को जो है फॉलो किया जाता है भारत में, आपको पता होगा। तो फेडरल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं वो जो है इसका प्रोविजन था। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, पता होगा आरबीआई एक्ट है 1934 का, जिसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। ओके, ये सेंट्रल बैंक है, आपको पता होगा। बाद में आगे जाकर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। स्टेब्लिश किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और जेएसपीएससी। जेएसपीएससी क्या होता है, जो होता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जेपीएससी नहीं है, जेएसपीएससी है, झारखंड ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको पता होगा, पढ़े होंगे, जैसे कि लास्ट एक दिया था आपको क्लास में आर्टिकल 312, उसमें ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात किया जाता है। तो जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया जाता है वो आर्टिकल 315 के तहत है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि दो स्टेट के लिए एक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। जैसे कि आप लोग जो है हम लोग जैसे बिहार का बीपीएससी है, ठीक है, और झारखंड का है से जेपीएससी है, ठीक है, जेपीएससी। तो इसको अगर मर्ज कर दे तो बीजेपीएससी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीजेपीएससी बन जाएगा। तो इस तरह से ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जा सकता है। इस तरह का देखिएगा तो इस तरह से होता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक बार देखिएगा तो पंजाब हरियाणा में क्रिएट भी किया गया था 1966 में, ठीक है, पंजाब हरियाणा का ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। इसके तहत एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना किया गया 1937 में। और बर्मा आप लोग जिसको अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका जो राजधानी है वो नेपिताओ है, लेकिन पहले इसका कैपिटल था रंगून, जो कि नाम चेंज कर दिया गया था। तो ब्रिटिश इंडिया से इसको जो है अलग किया गया था 1937 में, वह इसी के तहत किया गया था। उस समय लॉर्ड लिनलिथ वायसराय थे। उसके बाद बाइक कैमरा जो लेजिस्लेचर है वो भी जो है 6 प्रोविंस में जो है खोला गया था, ठीक है, मतलब लागू किया गया था, जो कि बॉम्बे था, बंगाल था, मद्रास है, बिहार है, असम है और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब वर्तमान में जो यूपी है उसको बोला जाता है पहले यूनाइटेड प्रोविंस। और जो नेफा एनईएफए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वो किसको बोलते हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। ये सब छोटे छोटे टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हो गया डिटेल में ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ और लिया हूं यहाँ पे, वो तो पीछे वाला स्लाइड ही जो है रिपीट किया गया था, ठीक है। ओके, पिछला स्लाइड जैसे रिपीट किया गया था, इसको देख लीजिएगा, 1919 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जैसे स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है। ओके, यह क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया और जेसीसी में पूछा गया। तो ये झारखंड वालों के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, और स्टेट मतलब बोलिए कि नॉर्मल जीके है उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दामने को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया था। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं पूछूं कि दामने को जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो क्या आप लोग बता पाइएगा, रिकॉल हो पा रहा है, दामिने को का क्या अर्थ है, जरा इसको बताइएगा, ठीक है। आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है। आप लोग सोचते कितना क्वेश्चन पूछता है प्राणी, सवर, मुंडा, उरांव या फिर संथाल। तो आंसर इसका जो है डी है। संथाल लोगों के लिए दामिने को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजातीय जनसंख्या में देखिएगा तो 34% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाई उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी झारखंड में जो जनजातीय आबादी है वो लगभग 26.3% है। देखिए, जितना भी आप लोग चीज पढ़ रहे हैं सेंसस 2011 का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 2025 के लास्ट या फिर 26 से पहले जो है सेंसस का डेटा आपका आने वाला है, ठीक है। तो 2011 का ही डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो आराम है, अभी आपको इतना तो पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत देखना है। दामिनों की जो घोषणा किया गया था वह किया गया था 1832 में। राजमहल और जो आसपास क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में अभी आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज और एडजॉइनिंग एरिया में, तो उसी क्षेत्र में, संथाल परगना बोलिए, तो उसी क्षेत्र में से दामिनों को घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि संथाल लोगों को बसाना और उनकी भूमि का जो है संरक्षण करना। ओके, बाद में आपको पता होगा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी लाया गया। कब लाया गया, तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़िए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ये तो हो गया। दामिनों को जैसे फारसी शब्द है ना, दामिनों को जो है फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जिसको एसपीटी एक्ट आप लोग बोलते हैं, ये 1949 में जैसे लाया गया था। ये आजादी के बाद था, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले भी जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1876 में। दोनों क्वेश्चन जैसे पूछा गया, ये वाला जेपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 1876 वाला, ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा मुझे, पहले तो देखा था इसको, शायद थोड़ा सा माइंड से निकल गया है, इसको मैं पीडीएफ में अपडेट करूंगा कि अध्याय 8 है या धारा 72 है, थोड़ा सा मेरा माइंड से निकल गया है। ओके, पहले तो इसका याद था। सीएनटेट का याद था 19 अध्याय, उसमें 271 जो है धाराएं हैं, इसका थोड़ा सा मेरा माइंड से निकल गया है। ओके, तो गलत नहीं जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो इसको पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, मैं बोल चुका हूं भाई। तो दामिनो को हो चुका है, संथाल है। अब इसको मैं ना कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संथाल इसका आंसर हो गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत डिस्कस हो चुका है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे संथाल परगना में इतने सारे 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। जामताड़ा है, देवघर है, दुमका है, पाकुड़ है, साहेबगंज और गोड्डा है। ओके, साहेबगंज में आपको एक देखने को मिलेगा तेलियागढ़ी का किला, जो कि एक तेली के द्वारा बनाया गया था। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दुमका दिख रहा होगा। ओके, जो कि झारखंड की उप राजधानी भी है। झारखंड की उप राजधानी, जब बाबूलाल सीएम बने थे तो इसको उप राजधानी क्रिएट किए थे। क्लियर, टोटल 6 है यहाँ पे। हेडक्वार्टर भी इसका दुमका ही है। 6 जिले हैं, हेडक्वार्टर दुमका है। साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला देखने को मिलेगा। कोई कोई तो बोलता है कि सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है, कोई बोलता है साहेबगंज है। जैसे बुक्स में पाकुड़ ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 9, 7 या फिर 8? सही आंसर क्या है इसका? 6 या फिर 8? तो 8 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है। 6 क्या था? तो भारत में कितना जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका आंसर 6 है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। लाइन ऑफ कैंसर के बारे में बात किया जा रहा है। 8 टोटल स्टेट है जहां से होकर लाइन ऑफ कैंसर गुजरती है। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे इंटर करता है इधर से गुजरात से, राजस्थान में जाएगा, उसके बाद इधर से मध्य प्रदेश में जाएगा आपका, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, इधर आपका त्रिपुरा होगा, इधर मिजोरम होगा, ठीक है। मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में कितने ऐसे जिले जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हो गया इजी क्वेश्चन था, आप लोग पढ़े भी होंगे। अगर पूछे कि झारखंड में कितने ऐसे जिले जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो यहाँ पे टोटल 5 जिले हैं, ठीक है। लातेहार है जहां से इंटर करता है, लोहरदगा है, लातेहार के बाद गुमला आएगा, यहाँ पे देखिएगा, लातेहार है, फिर गुमला आएगा, उसके बाद लोहरदगा है, फिर रांची है, रामगढ़ है। तो टोटल 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा क्या है भाई, क्या बवाल है इसका? यहाँ पे लिखा था, मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ चीजें हैं, देख लीजिएगा। 5 ऐसे जिले हैं झारखंड के जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव में भी रिलेटेड क्वेश्चन में डाला था। एक स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि बोकारो नहीं होगा, नहीं बोकारो नहीं है, यहाँ पे 5 ही दिया जाता है। ये बोकारो के बारे में बोला जाता है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। 5 ही आप लोग याद रखिएगा। ये जो बात किया जा रहा है लाइन ऑफ कैंसर का, क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा, जो एक ऐसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोली, वर्टिकल नहीं, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है या 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। देख लो, आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेटर और 0 डिग्री है, तो यही से इसी तरह से आप लोग अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाइएगा, तो जो रेखा होता है उसको हम लोग लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसी तरह से अगर साउथ में जाइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा तो इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर आप लोग इधर अंटार्कटिका देखने को मिलेगा और इधर आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिएगा, तो अंटार्कटिका है उधर ही अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, और जिधर आर्कटिक ओशियन है उधर आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक होगा, उसका इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ये सब कुछ याद रखेगा। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से निकलता है वहां पे, ओके, लंदन ग्रीनविच से, तो उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कंसिडर करते हैं। और इससे आपको पता होगा हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से 5.5 घंटा टाइम हम लोग का आगे है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि मान लेते हैं कि अभी ब्रिटेन में या फिर ग्रीनविच में जो है अभी 10 बज रहा है, तो भारत में समय क्या होगा? थोड़ा चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सारा टॉपिक क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था इसमें। हाई इन्फॉर्मेशन को झारखंड पर्सपेक्टिव में याद रखिएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान से गलत मिलान किया गया है? पहला है काकरापार परमाणु बिजली घर जो कि कर्नाटक बोला गया है, कुंडकुलम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु, नरौरा परमाणु बिजली घर राजस्थान, या फिर कैगा परमाणु बिजली घर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो है सी होना चाहिए। तीन जो है यहाँ पे गलत मिलान किया गया है। काकरापार जो है यहाँ पे कर्नाटक में नहीं है, ये जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कुंडकुलम जो कि सही है, करेक्ट है। नरौरा जो है यह परमाणु बिजली घर जो है राजस्थान में नहीं है, नरौरा जो है यूपी में है, क्लियर है। नेक्स्ट है कैगा, कैगा आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। इस तरह से तीन पेयर जो है तीन जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत था, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक तो ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कौन है? तो यह हाइड्रोजन बम देखते हैं या फिर जो सन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुछ एटॉमिक पावर प्लांट है और उसका लोकेशन कहाँ पे है देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता क्या है, आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया कैगा, कर्नाटक में है, 2000 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। काकरापार गुजरात में है, 1993 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। रावत भाटा है, 1973 का है। राजस्थान में इसका लोकेशन है। कलपक्कम है, 1984 का है। तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। नरौरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में इसका लोकेशन है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, अक्टूबर 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और कुंडकुलम जो है तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा, इसको 2013 में स्टेब्लिश किया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, जो तारापुर आप लोग एटॉमिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, एटॉमिक पावर प्लांट आप लोग बोल लीजिए, वो 1969 डेट है, और ये जो है भारत का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ये सब, जैसे कि नरौरा दे देगा, राजस्थान जो है एटॉमिक पावर प्लांट दे देगा, या फिर यहाँ पे काकरापार दे देगा, तारापुर दे देगा, कैगा दे देगा, मद्रास दे देगा यहाँ पे, और कलकपन दे देगा, कल्पकम। तो इस सब को अगर नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ अगर लगाने के लिए आए तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देखिए बनता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ जो है लगाने के लिए आता है, तो थोड़ा सा लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे मैं दे ही दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटक गुजरात सब लोकेशन आपको पता होगा कि स्टेट कहाँ पे, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसको मैं भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उत्तर में जो होगा वो पहले आएगा और उससे दक्षिण की ओर आप लोग अरेंज करना है। डोडा बेटा है, अनाईमुडी है, मुल्यानगिरी है और भी कोडाई कनाल है। आइए देख लेते हैं इसको मैप में। तो इसका तो एग्जैक्ट मुझे मैप मिल नहीं रहा था, लेकिन ये जो कोडाई कनाल है उसको जैसे इस मैप में मिल नहीं रहा था। तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, आएगा यहाँ पे मुल्यानगिरी। क्या आएगा? मुल्यानगिरी, क्योंकि ये जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक में। तो मुल्यानगिरी सबसे पहले है, तो ऑप्शन तो सबसे पहले 3 आएगा, बाकी ऑप्शन तो ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा। ओके ना, तो इतना इजी क्वेश्चन था, या थोड़ा सा पता होगा तो भी आपको काम चल जाएगा। तो मुल्यानगिरी आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है ये वाला कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो सेकेंड पे आ जाएगा ये वाला, तो फर्स्ट सेकेंड, उस बाद अनाईमुडी और डोडा बेटा में देख लीजिए। तो यहाँ पे लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे, डोडा बेटा ऊपर में है और अनाईमुडी जो है नीचे में है। तो डोडा बेटा जो है पहले आएगा, तो डोडा बेटा 3 आएगा, 3 नंबर, अभी हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 3 1 4 2, अरेंज कर लीजिए इसको। इजी है, इजी नहीं है, जिसको मैप नहीं पता रहेगा तो काफी टफ बन जाएगा, ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन था। हाँ, आप लोग पार्टिकुलर लोकेशन आप लोग को पता होगा कि हाँ ये जो है यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आए तो फिर टफ हो जाता है। भारत में कुछ और चीजें था इसमें, देखिए यहाँ पे एक स्लाइड जैसे मैं बोला था, सिस्टम में कुछ एरर आ गया था। एक स्लाइड में ये बनाया था कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सब कौन कौन था, अनाईमुडी, डोडा बेटा, नीलगिरी, ओके जो था, या फिर बोलिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब का भी एक स्लाइड बनाया गया था, लेकिन वो जो है देखिए डिलीट हो चुका है। उसको पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि इंक्लूड कर दिया जाए, क्लियर है। इसको इतना ही आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जो है से रेगुलर रहिए। जो भी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है लेक्चर में, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं कि सारा चीज जो है सही कर दूंगा, मुझसे भी मिस्टेक होता है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में जो है इंप्रूव कर दिया जाएगा। भारत में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसको पीएटी हम लोग बोलते हैं, योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, ग्लोबल वार्मिंग से, ऊर्जा दक्षता से, या फिर विदेशी मुद्रा से? देखिए जो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड था उसका मतलब था, यहाँ पे देख लीजिएगा,
द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बी बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता है। तो पैट स्कीम को लॉन्च किया गया था 2012 में, एनर्जी इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन इंडस्ट्री में और कंसिक्वेंटली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो अगर एनर्जी इफिशियंट हम लोग बनते हैं तो इससे हम लोग का पर्पस ये था कि एनर्जी इफिशियंट के साथ साथ हम लोग ग्रीन हाउस जो गैस है उसको भी जैसे हम लोग को कम करना है, रिड्यूस करना है, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा दक्षता हो जाएगा एनर्जी इफिशियंसी इसका सही आंसर। परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड योजना एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड है। और बात आपको तो पता होगा, भारत जो है चाह रहा है कि 2070 तो जो है कार्बन न्यूट्रल बन जाए। कार्बन न्यूट्रल करने का मतलब क्या है, हम लोग जितना ग्रीन हाउस गैस जैसे इमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब करने का भी कोशिश करेंगे। तो ये है भारत का टारगेट। और भारत को विकसित बनाने की बात कब किया जा रहा है, 1947 में। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स हैं और उसका लोकेशन दिया हुआ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। देखिए, अगर साउथ इंडिया के अगर नेशनल पार्क आपको दिया जाएगा और ऑप्शन जो है नॉर्थ इंडिया का डाल दिया जाएगा तो वो ऐसा ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया का जो नाम होता है ना वो थोड़ा सा उटपटांग टाइप से आपको देखने मिलेगा और नॉर्थ इंडिया में सीधे साधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, सारा नाम भी जो है साउथ इंडिया का दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये ना टफ बन जाएगा। आंसर जिसका है ना वो बी है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में नहीं है, या तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये देख लीजिए। सबसे पहले पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को स्टेब्लिश किया गया था, केरल में इसका लोकेशन है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्वेश्चन था आपसे, 1940 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये जो है तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देख रहे हैं, ओके, तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है 1936 का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि है पलामू टाइगर रिजर्व, लातेहार में आपको देखने को मिलेगा। और 1986 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। बाद में आपको पता होगा यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीआर, तो 1973 में, ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था तो उसमें 9 जो टाइगर रिजर्व है उसमें शुरू किया गया था, तो उसमें पलामू टाइगर रिजर्व भी था। तो 9 ऐसा टाइगर रिजर्व था जहां पे शुरू किया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। नागरहोल देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, या फिर इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, या कर्नाटक में लोकेटेड है। संजय गांधी कौन थे, देखते हैं जरा किसको किसको पता है इनके बारे में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान 1980 में एस्टेब्लिश किया गया था, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे पेरियार रिवर है, ठीक है, ये जैसे ट्रांसबाउंडरी रिवर का मतलब है जो 2 या 2 से अधिक अगर जो है स्टेट से गुजर जाए उसको ट्रांसबाउंडरी रिवर हम लोग बोलते हैं, यानी कि बाउंड्री क्रॉस करते हैं। ओरिजिनेट करता है शिवगिरी हिल से, ठीक है, यह जैसे तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट था, वेस्टर्न घाट से निकलती है और जो कोडुंगालूर लेक है उसमें जाकर यह खाली हो जाता है। मुल्लापेरियार डैम के जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1867 से 95 तक, यही पेरियार रिवर बनी है। पेरियार वर्ड था इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया। साउथ इंडिया में ना एक पर्सन है जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। कोई जानता है किनको कहा जाता है साउथ इंडिया में, किनको जो है पेरियार के नाम से जाना जाता है? केरल सबसे शिक्षित राज्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 94% आप लोग देखने को मिले लगभग इसका यहाँ का लिटरेसी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? बांध और झील दिया गया है और किस नदी पर है? देखिए जरा, गोविंद सागर सतलुज पर बोला गया है, कोटेश्वर बांध नर्मदा पे दिया गया है, उकाई जलाशय तापी पे दिया गया है और सोमशिला बांध है पन्ना पे दिया गया है। इसका आंसर जो है बी है। जो कोटेश्वर बांध है वह नर्मदा पर नहीं है। कोटेश्वर बांध किस पर है? तो भागीरथी पर है। गोविंद सागर देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पे बनाया गया है। कोटेश्वर बांध उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे बनाया गया है। उकाई जलाशय, ठीक है, उकाई जलाशय गुजरात में है, तापी नदी पर है, ध्यान रखिएगा, तापी, नर्मदा और तापी, आपको पता होगा ये सब जो है रिट वैली से होकर गुजरता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में है, पन्ना नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध देख लीजिएगा, पंजाब में है, सतलुज नदी बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जो है बांध है भाखड़ा नंगल बांध। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पर। तो वहां पे जब कृष्णा डिस्कस किया था तो मन तो कर रहा था कि इसको डिस्कस कर दिया जाए बांध को, लेकिन आगे क्वेश्चन था इसलिए इसको छोड़ दिया गया। हीराकुंड बांध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है पूछा है क्वेश्चन। उड़ीसा में महानदी पर है, ये भारत की सबसे लंबी बांध है, ठीक है, 25.8 किलोमीटर इसका लेंथ है। महानदी, आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सभी के लिए पानी की उपलब्धता लक्षित करेगी? एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कौन था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, गोल 6, गोल 8 या फिर गोल 4? तो जो सबके लिए जो पानी की उपलब्धता को बात करता हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ठीक है।
तो कम से कम तो आपको मतलब 5 तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। 5 अगर याद रखेगा तो ऑप्शन देखिए इस तरह से दिया जाता है, कम से कम 2 तो आपको दे ही दिया जाएगा कि 1 से 5 तक होगा। तो 1 से 5 तक में पहला था नो पॉवर्टी, गोल देखेगा, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। तो ये टॉप जैसे 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इसमें टोटल टारगेट रखा गया है 169। ठीक है, 169 टारगेट है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और इसको 2015 में शुरू किया गया था और 30 तक जो है इसको पूरा करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। उससे पहले 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता था, एमडीजी जिसको शॉर्ट में बोलते थे, अब एसडीजी हो गया है। देख लीजिएगा सारा का सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होना चाहिए, जैसे डिस्कस किया, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग लिखा हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पे देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन लिखा गया है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो ध्यान रखिएगा ये गोल नंबर 6 में है। बाकी सारी चीज आप लोग रीड करते रहिएगा। 17 और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज को अचीव करना है गोल को, कोई चीज को अचीव करना है गोल को, तो सबको साथ में तो मिलकर आना पड़ेगा। साथ में मिलकर नहीं आएगा तो फिर इसका गोल आप लोग बनाए 16 का 16 कंप्लीट कैसे होगा। 17वां गोल जैसे यही है कि सबको साथ में मिलकर चलना है। मोदी जी का है ना स्लोगन, सबका साथ सबका विकास। एक क्वेश्चन अगर जिनको पता नहीं होगा, मैक्सिमम लोग इसको गलती करेंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है क्या कहलाता है। बेरोजगारी की सामान्य अवधि, बेरोजगारी की दैनिक स्थिति, बेरोजगारी की साप्ताहिक स्थिति या फिर बेरोजगारी की वार्षिक स्थिति। तो बोला गया है कि वर्ष के अधिकतम समय के लिए जैसा कि बेरोजगार रहते हैं तो इसको बेरोजगारी की वार्षिक स्थिति कहेंगे। तो कुछ लोग टिक ये लगा लेंगे, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए तो कुछ पूछा गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको जैसे नाम दिया जाता है बेरोजगारी की सामान्य अवधि, तो जिन्हें वर्ष के अधिकतर समय बोलिए अगर बेरोजगार रहना पड़ता है तो उनको जो है से उस जो स्थिति होता है उसको बेरोजगारी की समान अवधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। कुछ देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया हुआ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा। डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जो ऐसे मेन रूप से बोला जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा जाता है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर है, कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे 2 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहां पे 4 लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे तो लगेगा कि 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 4 लोगों की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से वजह से डिस्गाइज हो जाता है। डिस्गाइज मतलब छिप जाना होता है, प्रच्छन्न इसको बोलते हैं हिंदी में। तो 2 लोग जैसे छिप जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है 2 लोग छिप जा रहे हैं, लगे हुए हैं बस काम। ठीक है, ऐसे तो 2 प्राणी काम कर सकते हैं लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, पानी नहीं ला रहे हैं, कुछ और भी साथ में मिलकर कर ले रहे हैं, लेकिन 2 लोग कर सकते थे, 2 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो 2 लोग जो अनएम्प्लॉयड इस केस में हुए तो वो उनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा 2 लोगों को। ये होता है, बाकी तो रीड कर लीजिएगा ऐसे। हाल ही में समाचारों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। घरेलू बैंकिंग प्रणाली में सुधार करना, सीमा पर त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, सीमा पार है, एक नई क्रिप्टो करेंसी बनाना, मुर्गे की बात सुनाई दे रही होगी नहीं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की निगरानी करना, अरुणाचल में सब चलता है यहाँ पे। तो इसका क्या पर्पस था भाई प्रोजेक्ट नेक्सस का। मुर्गल को नहीं पता नहीं चलता यार, 9 बज गया फिर भी उन लोग को अभी सवेरा हो रहा है। एक नया क्रिप्टो करेंसी बनाना, इसका आंसर ना इसका बी है। सीमा पार जो त्वरित खुदरा भुगतान है उसको सक्षम बनाना, ये इसका पर्पस था किसका, प्रोजेक्ट नेक्सस का। नेक्सस देखिए अंग्रेजी में आप लोग एसएससी वाले पढ़े होंगे, एक वर्ड है, इसको भी बताते चलूंगा। नेक्सस मतलब होता है साठगांठ। इसका एक और वर्ड है देखिएगा कोल्यूजन, COLLUSION मतलब साठगांठ, चोर चोर मौसेरे भाई। प्रोजेक्ट नेक्सस देख लीजिएगा, इसको लाया गया था इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो, जिसको BIS के द्वारा लाया गया था। इसके सामने 1930 में किया गया था। इसका मेन पर्पस था इनहैंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को, जो आपको पता होगा जो पेमेंट किया जाता है उसको इनहैंस करने के लिए लाया गया था। जैसे कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जो है जो मालदीव था बहुत बदतमीजी कर रहा था, ठीक है, तो फिर मोदी जी विजिट कर गए उधर लक्षद्वीप तरफ। उसके बाद बोले कि चलो भाई दिखाते हैं तुमको। बाद में क्या हुआ, तो जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे उनको झुकना पड़ा, और अभी हमारा जो UPI है उसको जैसे वो एक्सेप्ट किया है। तो UPI जो भारत का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उसको शुरू किया गया था, तो वह काफी पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इनहेंस करने के लिए जो है शुरू किया गया था प्रोजेक्ट नेक्सस को। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो है फास्टर पेमेंट, APS मतलब फास्टर पेमेंट सिस्टम। तो जो फास्टर पेमेंट सिस्टम होता है किसमें, जो ASEAN मेंबर्स हैं उसमें जो है करने की बात यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें मेन रूप से मलेशिया था, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया है, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स भी थे।
बाकी बाद में ज्वाइन होते गए। आसियान देखिएगा 1966 को इंस्टॉल किया गया था बैंकॉक में, लेकिन हेडक्वार्टर बैंकॉक में नहीं है, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में है। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। आसियान में देख लीजिएगा, ये सब कुछ मेंबर्स हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जरा रीड कर लीजिएगा आसियान के मेंबर्स। म्यांमार दिख रहा है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस देखने को मिलेगा, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय एथलीट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्हें यह किस स्पर्धा में हासिल किया? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, पीवी सिंधु बैडमिंटन या सुशील कुमार कुश्ती। आंसर इसका ए है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में पहला गोल्ड दिलाए थे भारत में। और यहाँ पे व्यक्तिगत बोला गया हो, कहीं पे लिखा है ना, पहले व्यक्ति बोला गया, ठीक है, चलिए व्यक्तिगत ही हो गया, व्यक्ति बोले व्यक्तिगत ही हो गया। तो पहला थे जो कि इंडिविजुअल गोल्ड जीते थे, उससे पहले हम लोग गोल्ड जीत चुके हैं, लेकिन पहला बार जो इंडिविजुअल गोल्ड जीता गया वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया निशानेबाजी में 2008 में, जो कि बीजिंग ओलंपिक था उसमें। चलिए कुछ ओलंपिक का हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि शुरू में भी डिस्कस किया था। देखिएगा तो जो प्राचीन ओलंपिक था, एंशिएंट जो ओलंपिक था, वह जैसे सबसे पहले शुरू किया गया था 1776 BCE में, ठीक है, ईसा पूर्व यहाँ पे आ जाता है, BCE मतलब ओलंपिया ग्रीस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्राचीन ओलंपिक था वो पहली बार कब खेला गया था? 1776 BCE ऑप्शन था, ध्यान रखिएगा। जो अभी जो ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं जिसको खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, वो मॉडर्न ओलंपिक है। 1896 में जो है से शुरू किया गया था ग्रीक के एथेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका स्थापना 1894 यानी कि जो पहला ओलंपिक हुआ था उससे 2 साल पहले हुआ था। दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका लुजान स्विट्जरलैंड में है। फादर ऑफ ओलंपिक कहे जाते हैं पियर डी कोवर्टिन को, इनके बारे में याद रखिएगा। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1896 में पहला ओलंपिक जो है खेला गया था, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है उस समय नहीं था। पहला बार जो पार्टिसिपेशन हुआ वह हुआ पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, 1900 में। और पहले बार फुटबॉल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फुटबॉल जो कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर जो है ये गेम है, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर फुटबॉल है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पेरिस ओलंपिक में, यानी कि सेकेंड ओलंपिक में। अगर इंडिया के बारे में देखिएगा तो पार्टिसिपेशन जो किया गया था ओलंपिक के, वह सबसे पहला बार 1900 में किया गया था, ठीक है। वह एक ही पर्सन थे जिनको पार्टिसिपेट कराया गया था, नॉर्मन पिर्चर्ट के द्वारा। सिल्वर मेडल ये जीत कर आए थे एथलेटिक्स में, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है शायद यह एंग्लो इंडियन कमिटी से रिलेटेड थे शायद ये, ठीक ना, इंडियन ब्रिटिश पर्सनालिटी थे, इसलिए पहला पर्सन को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, पहला पर्सन जो है कंसिडर को नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। चलो पहले बताता हूँ, 1920 से जैसे हम लोग जैसे दल भेजना शुरू किए थे, 1920 से हम लोग दल, यानी कि पहली बार जब ओलंपिक हुआ तो हम लोग सिर्फ एक पर्सन को भेजे थे, लेकिन 1920 से हम लोग जैसे दल भेजना शुरू कर दिए, यानी कि 10-20% इस तरह से दल भेजना शुरू कर दिए ओलंपिक में, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स भेजना शुरू कर दिए। पहला देखिएगा जो इंडियन थे जो कि मेडल जीते थे ओलंपिक में, उनका नाम था KD यादव, ठीक है। इनका पूरा नाम था खसाबा दादा साहेब जादव, ठीक है, याद रखिए, खसाबा दादा साहब जादव। पहला पर्सनालिटी है ना भाई, तो मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जब जाइएगा ना तब इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। KD यादव पहले जीते, ठीक है, बता दिया। KD का फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा। एक बार जब इंटरव्यू देख रहा था तो कोई दिया नोएडा का फुल फॉर्म क्या है जरा बताओ, इस तरह से क्वेश्चन जैसे बनता है। तो 1952 में जीते थे KD यादव जी, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाए थे, ठीक है। जो फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला इंडिया को ओलंपिक में 1928 में हॉकी में मिला। तो हॉकी तो एक प्लेयर के द्वारा खेला नहीं जाता है, वो कौन दिलाए थे? एम्स्टर्डम ओलंपिक था भाई, कौन दिलाए थे? जयपाल सिंह मुंडा यानी कि मरांगोम के, ध्यान रखिएगा, मरांगोम के द्वारा पहली बार जो है गोल्ड दिलाया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में भारत को पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, और वह जो है संविधान सभा में भी सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। फर्स्ट अगर सोलो मतलब इंडिविजुअल होता है, गोल्ड मेडल किसी के द्वारा जीता गया तो वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया शूटिंग में, जैसे बताया था 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। फर्स्ट फीमेल टू विन अ मेडल इन ओलंपिक, पहली महिला जो कि ओलंपिक जीती भारत से, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी, ये ब्रोंज मेडल जीती थी 2000 में, ठीक है। सिडनी ओलंपिक था उसमें, सिडनी ओलंपिक ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, डाल दूंगा इसको पीडीएफ में। वेट लिफ्टिंग में जीती थी यानी कि भारोत्तोलन में। फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय अ वुमेन फ्रॉम इंडियन ओलंपिक्स, तो इसका आंसर नो होगा। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो कि अब तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। एक पीवी सिंधु थी जो कि आपको पता होगा, जो रियो ओलंपिक था 2016 का,
उसमें जो है वह बहुत ही करीब थी जीतने के, लेकिन फिर भी जो है जापान की जो नोमी, क्या नाम था उनका, जापान की प्लेयर थी नाओमी ओकुहारा कुछ नाम था इस तरह से, उनके द्वारा जैसे इनको उनके हाथों में जैसे हारना पड़ा। तब जैसे सिल्वर मेडल ये जीत चुकी हैं, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं है किसी वुमेन के पास इंडिया में। ये सब कुछ छोटा सा ओलंपिक का हिस्ट्री है, इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन। चलिए कुछ और देख लीजिए। नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक रिलेटेड है, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, याद देखिएगा 2020 में जीते, और अभी जो है सिल्वर मेडल जो है जीता गया, ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक में। ये टोक्यो ओलंपिक था 2020 में, हुआ था 21-22 में, लेकिन इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 से बोला जाता है, कोविड के चलते इसको सस्पेंड किया गया था उसमें। बाद में जैसे 21-22 में हुआ, 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ था, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। 2032 में ये होने वाला है आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2036 बोल रहा है कि भारत कि भाई हमको दे दो, हम होस्ट कर लेंगे, बोल रहा है अभी, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में ओलंपिक जीतने थी वाली पहली महिला बनी थी 2016 में, जो कि रियो ओलंपिक था। सुशील कुमार को देख लीजिए, कुश्ती में कांसा जीते थे 2008 में, ठीक है, चांदी जीते 2012 में। सुशील कुमार कुश्ती यानी कि रेसिंग से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा वर्तमान में जो 2024 हुआ उसमें जो है अभी जीते सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। ये तो हो चुका है, पहले भी इसको दिखा चुका हूँ। तो आज क्लास में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई अगर स्टार्ट किए हैं, ठीक है, पढ़ना शुरू किए हैं, तो चाहे जहां भी हो जैसे भी हो, ठीक है, मुड़ना नहीं है पीछे, ठीक है, थोड़ा रुक कर आप लोग जो है एनालाइज कर लीजिए कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, लेकिन मुड़ना भाई नहीं है, रुकना है पर मुड़ना नहीं है। रुकने कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है, थोड़ा आप लोग एनालाइज कर लीजिए। जिंदगी सबका जो है एक बोलिए कि एक जैसा नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसा आता है कि जिंदगी में आपका, जिंदगी मत बोलिए कि कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसा जाता है कि आपको रुकना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप लोग टारगेट फिक्स किए हैं उसको जो है छोड़कर मुड़ जाना है। मुड़ना कभी नहीं है, थोड़ा बहुत सबके लाइफ में आता है अप्स एंड डाउन, उसको देखते हुए भी आपको आगे बढ़ते जाना है। और झारखंड के स्टूडेंट में हमेशा से बोलता हूँ, आप लोग झारखंड के साथ साथ ऐसा प्रिपरेशन रखिए कि आप लोग जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसका भी प्रिपरेशन आपका होता चला जाए। उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन आप लोग शुरू कीजिए। एसएससी सीजीएल का अगर तैयारी कीजिएगा, लगभग आपका सब एग्जाम कवर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन बहुत दम है भाई इसमें। चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। वंदे भारतम, जय हिंद।